Ladies and gentlemen, today I'm going to record a lecture on Richard Wilbur poetry. Richard Wilbur's poetry, Marginalia. Many students they are searching my lecture on Marginalia, but they say that we couldn't find. The thing is that I recorded this lecture, but due to some reason I could not upload. So I'm going to record this lecture for my those students they could not find my lecture. So kindly listen to this lecture and I hope this lecture will clear your concept. The thing is that Marginalia, this concept has been taken from a centrifugal theory, which is just theory of physics. So if you are a student of physics, you know about centrifugal, and then there is a centripetal. Centripetal mean something towards center. When something is going towards center, it is known as centripetal. But when something is going away from center, it is known as centrifugal. सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है कि जब चीज़ें सेंटर से दूर जाती हैं स्लोली, और जब सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल। आज हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। हमारे पोएट ने थोड़ा सा साइंटिफिक फिजिक्स का जो रूल है सेंट्रीफ्यूगल, इसको भी अप्लाई किया है। पोएट कहता है कि हमारे पास कुछ चीज़ें कॉन्शियस में होती हैं, कुछ सब कॉन्शियस में और अनकॉन्शियस में। हमारा कॉन्शियस माइंड मेयर 5% है और रेस्ट ऑफ हमारे पास है 95% सब कॉन्शियस माइंड। हमारा पोएट हमें ये बताता है कि कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस के सेंटर में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्रिएटिविटी होती है। वेकिंग पोजीशन और स्लीपिंग के सेंटर में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्रिएटिविटी होती है। हमारा पोएट कहता है कि पास्ट और फ्यूचर के दरमियान में कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ क्रिएटिविटी होती है। तो अगर आप क्रिएटिविटी करना चाहते हैं तो क्रिएटिविटी इस पोजीशन में होगी कि आप कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान में कहीं हों, तो देयर विल बी क्रिएटिविटी। हम मोस्टली पोएट्स को कहते हैं कि पोएट्स जो होते हैं वो अपने मोस्टली स्लम्बर और अवेकिंग पोजीशन में कहीं होते हैं। पोएट दीवाने होते हैं, तो उनको इसीलिए कहा जाता है कि वो एक ख़ास स्पेसिफिक मूड में रहते हैं, एक स्पेसिफिक पोजीशन में रहते हैं, पास्ट और फ्यूचर के दरमियान में, अवेकिंग और स्लीपिंग के दरमियान में, और मार्जिन सेंटर से मार्जिन के सेंटर में कहीं पे क्रिएटिविटी है। और इसकी वो एग्जांपल देता है पॉन्ड में अगर देखा जाए, रिवर में देखा जाए, कैनाल में देखा जाए, तो चीज़ें जो हैं वो अपने सेंटर से किनारों की तरफ जा रही होती हैं, इवन मछलियाँ भी। तो ये एक रूल है कि हमेशा थॉट भी जब आती है तो वो स्लोली स्लिप होती जाती है। तो जब भी आपके पास एक थॉट आए और आप क्रिएटिविटी के मूड में हो तो फ़ौरन उसको अपने पेन से अपने कागज़ पर उतार लें। जैसे सेंट्रीफ्यूगल एक रूल है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें जो है अपने किनारों की तरफ जाती हैं, इसी तरह थॉट भी स्लिप होती जाती है और वो स्किप हो जाती है। हम किसी मंज़र को देखते हैं तो वो क्लियर नज़र आता है HD फॉर्म में, उसमें साउंड भी होती है, उसमें पिक्चर भी होती है, पूरी एक मूवी होती है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम द थिंग्स आर स्किपिंग फ्रॉम आवर माइंड। कुछ चीज़ें हमारे पास कॉन्शियस में होती हैं, कुछ सब कॉन्शियस में और कुछ अनकॉन्शियस में चली जाती हैं। जो अनकॉन्शियस में चली जाए उसे रिकॉल करना मुश्किल होता है, सब कॉन्शियस से हम रिकॉल कर लेते हैं। तो सब कॉन्शियस में कहीं क्रिएटिविटी है अकॉर्डिंग टू रिचर्ड विल्बर। रिचर्ड विल्बर अमेरिका के अंदर 1921 में पैदा हुए, सेकंड वर्ल्ड वॉर को देखा है, पोस्ट मॉडर्न और मॉडर्न पोएट है और न्यू फॉर्मलिस्ट एक
मूवमेंट के मेंबर भी थे और एक मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न पोइट हैं। अपनी पोइट्री के अंदर क्रिएटिविटी को लाते हैं, फ्री वर्स में पोइट्री करते हैं, पोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल करते हैं, रॉ थॉट्स देते हैं, जैसी थॉट्स आती हैं उसको वैसे लिख देते हैं और अपनी पोइट्री को साइंटिफिक टर्म्स के साथ मोस्टली उसको बताते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सेंट्रीफ्यूगल एक फिज़िक्स का रूल है जिसको अपनी पोइट्री के अंदर यूज़ किया है और इन्होंने जदीद एजुकेशन हासिल की है, लिटरेचर में एजुकेशन हासिल की है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को अटेंड किया है और अपनी पोइट्री को पोस्ट मॉडर्न मॉडर्न टेक्निक्स के मुताबिक लिखते हैं। रिवर के अंदर हमेशा मार्जिन की तरफ मछलियाँ जा रही होती हैं। रिवर के अंदर हम देखते हैं कि जो घास और वो अकाई लगा और जो भी इस तरह की एलिमेंट होते हैं वो भी अपने उसके मार्जिन की तरफ होते हैं। सी हो, रिवर हो, कैनाल हो, मछलियाँ हमेशा सेंटर से किनारों की तरफ जाती हैं। इसी तरह थॉट भी स्किप होके हमारे माइंड से ग्रेजुअली स्किप होती जाती हैं हमारे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में और अल्टीमेटली सबकॉन्शियस टू अनकॉन्शियस चली जाती हैं। जैसे ही थॉट हमारे सबकॉन्शियस में मौजूद है तो पोएट कहता है कि हमें उसे फ़ौरन लिख लेना चाहिए। इनफैक्ट इस पोइट्री मार्जिनेलिया, जिसका मतलब बाउंड्रीज होता है, बाउंड्री होता है, हमारे पास जो थॉट है अगर वो सबकॉन्शियस में मौजूद है, यानी कॉन्शियस के दरमियान में सबकॉन्शियस है और फिर लास्ट में हमारे पास अनकॉन्शियस है, तो पोएट कहता है हम कहीं मिड में क्रिएटिविटी पे होते हैं। हमारे पास एक रियलिटी है डेथ और दूसरी रियलिटी जो कि एक बिलीव है, जो कि एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन है कि हम जिएंगे। हम मोस्टली इस उम्मीद पे जीते हैं, इस ड्रीम में जीते हैं कि वी विल लिव, वन पर्सन हैज़ डाइड बट आई विल लिव। मैं ज़िंदा रहूँगा, अगर कोई किसी की डेथ भी हो गई है, बट आई विल लिव। हम इस एक्सपेक्टेशन, इस उम्मीद के साथ, इस फॉल्स बिलीव के साथ हम जीते हैं। रियलिटी में तो हमारी डेथ हो जाएगी, हमने मरना है, मतलब हमने मरना है, जो कि एक एक्सट्रीम है। दूसरी हमारे पास ड्रीम है कि हम जिंदा रहेंगे। गॉड ऑलमाइटी होली कुरान के अंदर भी फरमाते हैं कि मैंने डेथ, मौत और ज़िंदगी पैदा की। इट मीन कि ये एक मौत है, जो हम लाइफ जी रहे हैं ये एक मौत है और इसको फना होना है, एक दिन ख़त्म होना है। लेकिन हम एक उम्मीद के साथ जीते हैं कि अगर किसी की डेथ भी हो गई है तो मैं ज़िंदा रहूँगा, शायद मैं हमेशा रहूँगा, मैं तो हमेशा रहूँगा। हालांकि ऐसा नहीं है। रियलिटी में हम जितनी देर तक डिस्कशन कर रहे हैं इतना हम अपनी मौत के करीब हो गए हैं। रियलिटी तो ये है कि विल डाई, बट द थिंग इज़ दैट वी ट्राई टू लिव विद होप, विद एक्सपेक्टेशन, विद ड्रीम। तो एक हमारे पास ड्रीम है रिचर्ड वल्बर के अकॉर्डिंग, दूसरा हमारे पास रियलिटी है, उसके दरमियान में कहीं क्रिएटिविटी है। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान में कहीं सबकॉन्शियस है और वहाँ क्रिएटिविटी है। लाइफ और डेथ के दरमियान में एक पॉइंट है जहाँ पे क्रिएटिविटी है और स्लीप और ड्रीम के दरमियान में एक पॉइंट है जहाँ पे क्रिएटिविटी है। और ये हाफ अवेकिंग पोजीशन है जहाँ पे क्रिएटिविटी है अकॉर्डिंग टू रिचर्ड वल्बर। रिचर्ड वल्बर इस पोइट्री के अंदर अपना पोइटिक प्रोसेस बताते हैं। पोइटिक प्रोसेस जो आपको टेड ह्यूज़ ने बताया, टेड ह्यूज़ थॉट फॉक्स के अंदर बताते हैं कि जब आइडिया आता है तो एक फॉक्स की तरह सबसे पहले वो अपनी आँखें दिखाता है, फिर नोज़ बाहर आती है, फिर माउथ बाहर आता है, हत्ता कि पूरी जो फॉक्स है वो अपीयर होती है। बिल्कुल इसी तरह थॉट्स पहले अपनी आइज़, फिर नोज़, फिर पूरा फेस और इस तरह एक पूरा आइडिया हमारे पास आता है। तो इसी तरह सीमस हीनी ने भी इस कॉन्सेप्ट को बताया। सीमस हीनी कहते हैं कि वो चूँकि विलेज के रहने वाले थे और कंट्री साइड एरिया के रहने वाले थे, तो उन्होंने हमें बताया कि कुछ कुएं जो होते हैं वो बिल्कुल डार्क होते हैं, मतलब उनमें फेस नज़र नहीं आता। अगर हम उसमें पानी निकालने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल डार्क होते हैं और डीप डार्क होते हैं। दूसरे उन्होंने बताया कि कुछ कवर्ड होते हैं, मतलब वो बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं होता तो हम उनको कवर कर देते हैं और उसमें भी कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ ऐसे होते हैं कि वो उनके अंदर ग्रास होता है कुओं के अंदर,
पानी भी होता है साथ ग्रास, कुछ बिल्कुल क्लियर, हत्ता कि आपका फेस तक दिखाई देता है। तो वो आइडियाज़ भी ऐसे हैं, कहाँ कहीं डार्क हैं, कहीं घास है उसको साफ़ करना पड़ता है, और कहीं बिल्कुल क्लियर है। इसी तरह वर्ड्सवर्थ ने भी अपना पोएटिक प्रोसेस बताया है, कुछ थीरीज देते हैं, और कुछ कुछ पोएट्स जो हैं वो अपना पूरा पोएटिक प्रोसेस जो है वो पोएम की शक्ल में लिख देते हैं, जैसे टेड ह्यूज ने लिख दिया, जैसे थॉमस हीनी ने लिख दिया, और जैसे हमारे पोएट रिचर्ड वल्पर ने लिख दिया। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उसकी थीरी है पोएट्री की कि सबसे पहले होती है परसेप्शन, वी परसीव थिंग। जैसे वो डैफोडिल को देखता है तो वो सब उसे परसीव कर लेता है, फिर वो मेडिटेट करता है, रिकॉल करता रहता है। जब वो बार बार रिकॉल करता है तो फिर इंटरोगेट करता है कि किस तरह के सीन थे, डैफोडिल कैसे अपने हेड को टॉस कर रहे थे, डैफोडिल कितनी तादाद में थे, और फर्स्ट ग्लैंस में उसने कितने देखे, और एट लास्ट इतने आइडियाज़ हो जाते हैं कि वो ओवरफ्लो होता है। मतलब परसेप्शन एंड देन मेडिटेशन, देन ही इज हैविंग इंटरोगेशन, एंड अल्टीमेटली देयर इज अ ओवरफ्लो ऑफ आइडिया। सो स्पॉन्टेनियस पोएट्री क्या है? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ आइडिया। सो आइडिया का जो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है वो पोएट्री है अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसी तरह जॉन कीट्स ने भी पोएट्री को डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि पोएट्री ऐसी होनी चाहिए कि जैसे लीव्स जो हैं ऑटोमेटिकली नेचुरली ग्रो होते हैं ट्रीज़ के ऊपर। अगर ऐसी पोएट्री है तो ऐसी पोएट्री ज़रूर करनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो पोएट्री शुड नॉट कम। तो ऐसी पोएट्री ना करें जो आप खुद करते हैं, जो ज़ोर लगा के लिखनी पड़े, जो आपको बड़े कॉन्शियस वे से लिखनी पड़े। रादर वही बात है कि वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान में कोई प्लेस है जहाँ पे पोएट्री होती है। और सेंट्रीफ्यूगल एक ऐसा फिज़िक्स का रूल है कि जिसमें चीज़ें अपने सेंटर से अवे जाती हैं। इसी तरह आइडियाज़ जो हैं वो भी हमारे सेंटर से दूर जाते हैं, हमसे दूर जाते हैं। अगर आइडियाज़ आ जाएं तो हमें फ़ौरन उनको कैश कर लेना चाहिए। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान में कहीं सब कॉन्शियस है, वहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, सारे मनाज़र पड़े होते हैं, हम जो देखते हैं वो बिल्कुल वहाँ पे स्टोर होते हैं। हमारा सब कॉन्शियस ऐसे ही है कि हर वक्त रिकॉर्डिंग करता है। जहाँ जहाँ से हमें आइडियाज़ मिलते हैं, जहाँ जहाँ से हमें सीन मिलते हैं, विजन्स मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं, वो हमारे सब कॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाते हैं। अगर हम उसको यूटिलाइज़ कर लें जब हमारे पास मौजूद है तो हम उसके ऊपर जो चाहें लिख सकते हैं, और अगर हम उसको छोड़ देंगे तो वो हमारे अनकॉन्शियस में चली जाएंगी, अल्टीमेटली स्किप अवे हो जाएंगी, दूर चली जाएंगी हमारे सेंटर से। जैसे मछलियाँ अपने सेंटर से दूर जाके किनारों की तरफ चली जाती हैं, इवन के फ्रॉग और दूसरे रेप्टेलियन, इवन जितने भी टॉर्टाइज हैं और इसके अलावा क्रोकोडाइल्स हैं, वो सारे किनारों की तरफ जाते हैं। और ये एक रूल है जिसको वो फॉलो करते हैं, जो फिज़िक्स का एक रूल है, सेंट्रीफ्यूगल। So this poetry is related to conscious, subconscious, conscious, whatever you consciously seeing, talking, I'm conscious, but there are something which are in our subconscious. So then we have unconscious that we have forgotten. तो अगर हम किसी चीज़ को, जो आइडियाज़ आते हैं उनको छोड़ देंगे तो वो अनकॉन्शियस में चले जाएंगे, हमारे काम के नहीं रहेंगे, we will forget them, हम उनको भूल जाएंगे। If we want to utilize it, we should just write it down, we should cache it. If ideas are over here, we just cache and use for our purpose. I hope you got the point. इसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो जैसे आइडियाज़ आएँ, आइडिया को आप कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान कहीं सब कॉन्शियस पॉइंट है, उसके दौरान आप उसको यूटिलाइज़ करें। सो नो विल एक्सप्लेन लाइन टू लाइन टेक्स्ट फ्रॉम मार्जिनेलिया बाय रिचर्ड वल्पर। पोएट्स हमारी 5 सेंसेस को अपील करते हैं, जैसे टच, टेस्ट, साइट, स्मेल, साउंड। तो ये 5 सेंसेस हैं। एनएलपी ने इसको मज़ीद, इसमें से 3 जो सेंसेस हैं उनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। VAK, विजुअल, ऑडिटरी एंड कैनेस्थेटिक्स। सो विजुअल का मतलब होता है पिक्चर, ऑडिटरी साउंड, और कैनेस्थेटिक हमारी फीलिंग। तो मोस्टली पोएट
ट्राई करते हैं कि वो हमारे सेंसेस को अपील करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टी.एस. एलियट है तो वो अगर साउंड की इमेज इस्तेमाल करनी हो जो हमारी साउंड को अपील करे, हमारी ऑडिटरी सेंस को अगर अपील करवाना चाहते हैं तो उसमें टिक टिक की साउंड साथ लिख देते हैं, और वो ताकि पोएट ट्राई करता है कि वो मैक्सिमम अपने ऑडियंस, अपने रीडर की 5 सेंस को अपील करे। उसमें वो इमेजरी यूज़ करता है, पिक्चर्स यूज़ करता है, साउंड, गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी, कैनेस्थेटिक्स और विजुअल्स, ऑडिटरी, इस तरह की इमेजेस मैक्सिमम यूज़ करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपील करे। चूँकि रिचर्ड वल्बर एक मॉडर्न पोएट है तो रिचर्ड वल्बर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्री वर्स और रॉ थॉट्स और जो उसके पास आइडियाज़ आते हैं वो वैसे यूज़ करता जाता है। इस पोएट्री के अंदर, मार्जिनिलिया के अंदर, मार्जिन जिसका मतलब बाउंड्रीज होता है, बाउंड्री होता है, तो इसमें वो ये कहता है कि आइडियाज़ हमेशा अपनी बाउंड्रीज़ की तरफ जाते हैं, एजेस की तरफ जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान कहीं पॉइंट है जहाँ पे क्रिएटिविटी होती है। अवेकिंग और स्लीपिंग के दरमियान कहीं एक पोजीशन है जहाँ पे क्रिएटिविटी होती है। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इस पोजीशन में आएँ। तो मुख्तलिफ पोइट्स जैसे सेमस हीनी पर्सनल हेलिकॉन के अंदर अपना कॉन्सेप्ट देता है वेल्स के ज़रिए, इसी तरह टेड ह्यूज अपना कॉन्सेप्ट देता है थॉट फॉक्स के ज़रिए, इसी तरह वर्ड्सवर्थ परसेप्शन की बात करता है, मेडिटेशन की बात करता है, इंटरोगेशन की बात करता है, ओवरफ्लो की बात करता है। तो इस तरह हर पोइट अपना अपना अपने अपने आइडियाज़ देते हैं पोइट्री के बारे में। जैसे जॉन कीट्स कहते हैं कि पोइट्री ऐसी होनी चाहिए जैसे दरख्तों के ऊपर लीव्स आते हैं, अगर ऐसी पोइट्री नहीं कर सकते तो इट्स बेटर शुड नॉट कम, तो पोइट्री करनी ही नहीं चाहिए। तो थिंक concentrate at the edges. Things concentrate at the edges, at the pond surface is born to fish and man it is spread. तो हमेशा चीज़ें जो हैं कॉन्सेंट्रेट करती हैं अपने एजेस की तरफ। एट द पॉन्ड ऑफ सरफेस, जैसे कि किसी पॉन्ड सरफेस, उसकी सरफेस में आप देखें, बॉर्न टू फिश जो हैं वो किसकी तरफ जाती हैं, वो हमेशा एजेस की तरफ जाती हैं। मैन इट्स स्प्रेड, और आदमी जो हैं वो हमेशा उसकी डेप्थ में जाते हैं, और फिश जो हैं ऊपर से नीचे आती हैं, जबकि आदमी जो हैं वो क्या जाते हैं, उसकी डेप्थ की तरफ जाते हैं, और फिशेस जो हैं वो किनारों की तरफ आती हैं। In textiles come and damask light on which the lily pads are set and there are also in textiles come। वो आपने देखा होगा कि जैसे हमारे जितने भी पॉन्ड्स होते हैं उनके ऊपर या रिवर होते हैं उसके ऊपर हम देखते हैं कि टेक्सटाइल्स कम, डिफरेंट जड़ी बूटियों के जैसा कोई टेक्सटाइल की तरह ऊपर बना होता है, डिफरेंट डिज़ाइन बने होते हैं पौधों से, काई के साथ काई लगे हुए पौधे, और उसके साथ आप देखते हैं झाड़ियाँ और ये सब। डमास्क लाइट, और उसके ऊपर एक रोशनी होती है। ऑन विच द लिली पैड्स आर सेट, और उस पर लिली पैड्स यानी लिली के जो पौधे हैं वो भी आर सेट वहाँ होते हैं। देयर आर आल्सो आ लेड रूडी ट्विग्स, और उसके साथ रेड ब्रांचेस होती हैं। बी काम्ड पाइन ली, और वहाँ पे मौजूद होती हैं। बी काम का मतलब होता है मौजूद होना, खड़ी रहना, साकन रहना। बी काम कंटेंटेड रहना, किसी चीज़ का सुकून के साथ खड़े होना। बी काम पाइन लीव, और पाइन के लीव भी होते हैं बाज़ का। एयर बबल्स एंड द चेन मेल ऑफ फ्रॉथ, और वहाँ पे एयर बबल्स होते हैं, मतलब वो पॉन्ड के ऊपर, वो रिवर के ऊपर या इस नहर के ऊपर या कैनाल के ऊपर क्या होते हैं, एयर बबल्स एंड द चेन मेल ऑफ फ्रॉथ, और उसमें एक चेन बनी होती है बबल्स की। डिसेंडिंग इनटू द स्लीप एज व्हेन द नाइट लिफ्ट, और वो सब किसकी तरफ जाते हैं, स्लीप की तरफ। एज व्हेन द नाइट लिफ्ट, और जैसे ही नाइट जो है वो लिफ्ट होती है। फॉल पास्ट अ ब्रिलियंट फ्लोर्स, और फिर क्या होता है, फॉल पास्ट अ ब्रिलियंट फ्लोर्स वी ग्लिम्प्स अ सब्लाइम, और हम क्या करते हैं, वी ग्लिम्प्स अ सब्लाइम, हम देखते हैं, ग्लिम्प्स करते हैं, वो देखते हैं। सब्लाइम्स डिकोर्स का मतलब होता है डेकोरेशन, मंजर्स। एंड हियर्स
परहैप्स, और सुनते हैं कंप्लीट म्यूजिक, एक कंप्लीट मुकम्मल म्यूजिक किसका, बट दिस अवेट्स अस, ये हमसे आस्ता आस्ता, यानी वो जो सॉन्ग है वो म्यूज़िक है, हम सुनते हैं और फिर आस्ता आस्ता, वेट का मतलब होता है किसी चीज़ का गुजर जाना, भूल जाना, हमसे दूर चले जाना। सो बट दिस अवेड, और फिर वो आस्ता आस्ता हमसे दूर चला जाता है। एज द नाइट मीडोज़, जैसे वो नाइट के मीडोज़ होते हैं, जैसे रात को मीडोज़ हमसे दूर चले जाते हैं, जो चरागाहों का मंजर होता है वो हमसे दूर चला जाता है जैसे नाइट रात छाती है। आगे कहता है द क्रिकेट्स मिलियंस साउंड राउंड सॉन्ग डाइज अवे, और क्रिकेट के जो सॉन्ग्स हैं मिलियन राउंड सॉन्ग डाइज अवे, वो भी ख़त्म हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, हमसे दूर चले जाते हैं। फ्राम ऑल एडवांसेस राइजिंग इन एवरी डिस्टेंस, और हर ऑल एडवांसेस राइजिंग इन एवरी डिस्टेंस, और वो हर डिस्टेंस से, दूर दूर से वो उनकी आवाज़ें आस्ता आस्ता उठ रही होती हैं। आवर रिचेस आर सेंट्रीफ्यूगल मैन कंपोज, हमारी रिचेस, हमारा नॉलेज हमेशा सेंट्रीफ्यूगल की तरफ जाता है, हमारे आइडियाज़, हमारा नॉलेज, हमारे पास जो भी कुछ है वो सेंट्रीफ्यूगल स्किप होता जाता है, हमारे कॉन्शियस से अनकॉन्शियस की तरफ जाता है, सब कॉन्शियस से हमारे कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अल्टीमेटली अनकॉन्शियस की तरफ जाता है, यानी वो स्किप होता जाता है। मैन कंपोज, जो इंसान लिखते हैं, डेली लिखते हैं, अनविटिंगली देयर फाइनल ड्रीम्स, और यानी वो मैन कंपोज डेली, जो भी लोग रोज़ाना पोइट्स या राइटर लिखते हैं, अनविटिंगली, बेअक्ली से या बगैर अकल के, देयर फाइनल ड्रीम्स, और उनके फाइनल ड्रीम्स, एंड दोज आर आवर ओन वॉइसेस हु रिमोट, और हमारी अपनी वॉइसेस, अपनी आवाज़ें ही दूर दूर चली जाती हैं। कंज्यूमेट, कंज्यूमेट, कंज्यूमेट मीन क्लाइमैक्स, कंज्यूमेट कोरस राइड्स ऑन द विरलपूल रिम्स, और हमारी कोरस जो सॉन्ग्स हैं वो भी राइड्स ऑन द विरलपूल्स रिम्स, वो भी भंवर में चले जाते हैं। पास्ट विच वी फ्लॉग्स आर सेल्स टूवर्ड विच वी ड्रिफ्ट, और हमारे पास्ट विच वी फ्लॉग्स, और हम पास्ट में ही तैरते रहते हैं, और टूवर्ड विच ड्रिफ्ट, और उसी पे ही हम पास्ट को बार बार याद करते रहते हैं। प्लेइंग आवर ट्रेड्स, और उसी के साथ हम खेलते रहते हैं, उसी काम को करते रहते हैं। इन द होप ऑफ द गुड ड्रॉइंग, ताकि हम अच्छा खेलें, ताकि हम अच्छा प्ले करें या अच्छा लिखें। बाय रिचर्ड वल्बर। रिचर्ड वल्बर हमेशा बात करते हैं कि आइडियाज़ जो हैं वो क्रिएटिविटी होती है कि जब हम नीम कॉन्शियस की हालत में होते हैं, मतलब ना कॉन्शियस हो ना अनकॉन्शियस हो, इसके दरमियान में कहीं चीज़ हो, तो वहाँ पे हम क्रिएटिविटी ला सकते हैं, वहाँ पे हम ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आई एम गोना अपलोड दिस लेक्चर फॉर यू एंड यू विल लर्न maximum knowledge from this poem by Richard Wurber. Kindly comment on my this lecture, and if you want a more lecture, just let me know and I will be delivering more lecture for you. Stay blessed and have a nice day.